नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मृत्युंजय ओझा। दोस्तों, मेरी जितनी कंसल्टेशंस होती हैं उसमें हर चौथी पांचवी कंसल्टेशन फॉरेन सेटलमेंट को लेके होती है या फॉरेन ट्रैवल को लेके होती है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारी लाइफ का। बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, या फिर वो बस ये जानना चाहते हैं कि फॉरेन ट्रैवल कब है। देखिए, फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट ये दोनों अलग अलग बातें हैं। फॉरेन ट्रैवल में आप फॉरेन जाते हो और फॉरेन सेटलमेंट में आप फॉरेन जाके वहाँ बस जाते हो। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, इसका जो प्रॉमिस है ये आपकी हॉरोस्कोप में कैसे चेक करना है आपको, और दशा और ट्रांजिट के अकॉर्डिंग ये इवेंट जो है, ये घटना जो है, ये जो इम्पोर्टेंट घटना है, ये कब होगी आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ को हम कैसे अपनी हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं, ये मैं ये आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो हालांकि देखिए, दो तरह की मेथड होती हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। एक है कृष्णमूर्ति पद्धति, जिसको केपी मेथड कहते हैं। दूसरा है टिपिकल नॉर्मली जो पराशर ज्योतिष, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। और जैसा आपको पता है कि जब आपको पता है कि मेरे बहुत सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट्स हैं या इंडिया के बाहर से भी हैं। तो कई बार जितना मैंने अनुभव किया है, जितना मतलब आप एक बार जब आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारी नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपके माइंड में आने लगती हैं। जैसे जितने भी पंजाब से कंसल्टेशन होती है मेरी, मतलब ज़्यादातर लोग कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी कि वो आइस का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, कनाडा शिफ्ट होंगे। और उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैं पहले आइलेट्स को आइलेट्स कहता था, अब मैंने आइस कहना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं कनाडा को कनाडा कहता था, अब मैं कनाडा कहने लगा हूँ। तो ये फ़ायदा हुआ है। अब ये तो पंजाब की बात। अब गुजरात के लोग कहीं भी सेटल हो जाएंगे। लाइक अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं भी हो रहा है, वो दे आर ओके। एंड नाउ साउथ इंडिया, पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया दे आर मोर इंटरेस्टेड इन यूएस। उनको ग्रीन कार्ड, H1 और ये PR कब मिलेगा, ये सारी जो कंसल्टेशन होती है ज़्यादातर साउथ इंडिया से होती है। साउथ इंडिया के लोग यूएस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो मॉनिटर करते रहते हैं, ट्रम्प क्या कह रहा है, या फिर कैसे रूल्स और रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्ट करते थे पहले, कहते थे सर ट्रम्प ने ये कहा है, और ट्रम्प इतने हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है कि लोगों का वहाँ पे बसना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उनको एश्योर करता था कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में इफ़ यू आर डेस्टाइन्ड टू बी सेटल्ड इन यूएस, तो ट्रम्प का बाप भी नहीं रोक सकता आपको। आपकी किस्मत में जो इवेंट है वो होके रहेगी। तो अभी देखिए, ट्रम्प का बाय बाय हो गया है। न्यू प्रेसिडेंट वहाँ पे जो आए हैं, वो शायद कुछ ईज करेंगे, आसान करेंगे। हाँ, ये तो हुई फॉरेन सेटलमेंट की। मेरी और भी जो कंसल्टेशंस होती हैं, जैसे लोग क्या पूछना चाहते हैं मुझसे ज़्यादातर। अब देखिए, मेरी यूपी और बिहार, यहाँ के लोग अभी भी ये गवर्नमेंट जॉब में ही सेटल होना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं वो IAS, PCS, पर अल्टीमेटली कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिले वो सेटल हो जाते हैं। दे आर वेरी हैप्पी। हरियाणा के जो धाकड़ छोरे हैं, उनको तो इंडियन आर्मी में जाना होता है। इंडियन आर्मी से स्टार्ट करते हैं, बाद में कुछ नहीं होता तो दिल्ली पुलिस में सेटल हो जाते हैं। तो ये सब जो मेरे अनुभव है, ये मैं आपके साथ एक हल्के फुल्के वे में शेयर कर रहा हूँ। इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे पहले वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए, मैं टॉपिक पे ही आ जाता हूँ। फॉरेन ट्रेवल एंड फॉरेन सेटलमेंट, दे बोथ आर डिफरेंट टॉपिक। ओके, फॉरेन ट्रैवल मतलब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ट्रैवलिंग होती क्या है। ट्रैवलिंग के लिए हमारी हॉरोस्कोप में 3 हाउसेस, 3 जो भाव हैं, 3 घर, 3 हाउस, 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस, ये 3 हाउसेज एक्टिवेट होते हैं तो ट्रैवलिंग होती है। जो 3rd हाउस होता है, ये छोटी यात्राएं होती हैं। जैसे चूँकि 4th हाउस होता है हमारा घर, ठीक, 4th हाउस का 12th हुआ 3rd हाउस। तो जैसे हम सुबह सो के उठते हैं और हमें दूध लेने जाना होता है, यानी हम अपना घर छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो हम जा रहे हैं दूध वाले के यहाँ से दूध का पैकेट लेंगे, वापस आएंगे। ये हुई छोटी ट्रैवल। अब इससे बड़ी जो ट्रैवल होती है वो होता है 9th हाउस। 9th हाउस क्या हुआ, जैसे आप दिल्ली में हैं, आप बैंगलोर जा रहे हैं,
या फिर आप किसी और शहर में जा रहे हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। 9th हाउस। 12th हाउस जो होता है वो होता है फॉरेन ट्रेवल। तो ट्रेवल क्या क्या हुआ, 3rd, 9th एंड 12th। जब जब आपकी दशा में, गोचर में ये 3 हाउसेज एक्टिवेट होते हैं, 3rd, 9th और 12th, तब तब आपकी ट्रैवलिंग होती है। 3rd मैंने बताया छोटी यात्राएं, स्मॉल ट्रैवलिंग, और 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस, 12th हाउस मतलब ज़्यादा ही बड़ी यात्रा, यानी उसको हम विदेश यात्रा भी कह सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी कह सकते हैं। ठीक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए 12th हाउस जो होता है हमारे लग्न से, हमारे असेंडेंट से 12वां होता है। 12th हाउस जो नॉर्मली हाउस है, जो राशि होती है, साइन होता है, वो पाइसेस होता है। आपने पाइसेस देखा होगा, उसका साइन, उसमें मछलियाँ होती हैं, पानी होता है, यानी कि जो 12th हाउस होता है वो समंदर की यात्राएं दिखाता था। पहले जो ज्योतिष के नियम हैं वो पहले के बने हुए हैं। उस समय विदेश यात्रा उसी को कहते थे कि जब हम समंदर से ट्रैवल करते थे, समंदर क्रॉस करते थे। तो इसलिए पाइसेस को और 12th हाउस को फॉरेन ट्रैवल के लिए माना गया है। अब सीधी बात, अब देखिए एक यात्रा जो आपको मैं जिक्र करना चाहूँगा रामायण का। भगवान राम की शादी कहाँ हुई थी, वो नेपाल में हुई थी। ठीक, जब भगवान राम नेपाल गए तो उनका 9th हाउस एक्टिवेट हुआ, क्योंकि उन्होंने समंदर, ओशन नहीं क्रॉस किया था। पहले क्या होता, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, ये सब एक ही था लगभग। इसको हम फॉरेन ट्रैवल नहीं कहते थे। इसको ये हो जाता था जैसे आप इंडिया से नेपाल जा रही हैं, आपके लिए फॉरेन ट्रैवल नहीं होगा। फॉरेन ट्रैवल तब होगा जब आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कहीं ना कहीं से अगर आप कोई ओशन क्रॉस कर रहे हो, समंदर क्रॉस कर रहे हो, तो उसको हम फॉरेन ट्रैवल करेंगे। क्योंकि वो पाइसेस जो मैंने बताया ना आपको, वो जो सिंबल होता है उसमें, उसको जब आप, वो हाउस जब एक्टिवेट होगा। तो भगवान राम की शादी नेपाल में हुई थी, जब वहाँ गए थे उनके लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल था, यानी 9th हाउस का एक्टिवेशन था। लेकिन जब वो लंका गए, श्रीलंका, तो उन्होंने समंदर क्रॉस किया, तो वो क्या था, वो 12th हाउस था, पाइसेस जो साइन थी वो एक्टिवेट हुई, तो वो हो गया फॉरेन ट्रैवल। ठीक, तो दो चीज़ें आपको ट्रैवलिंग क्लियर हो गई। जब ये 3rd, 9th और 12th एक्टिवेट होंगे आपकी दशा में, आपके गोचर में, चाहे वो आप कृष्णमूर्ति पद्धति से देखें या पराशर ज्योतिष से देखें, जब ये हाउसेज एक्टिवेट होंगे तो फॉरेन ट्रैवल होगा। अब फॉरेन सेटलमेंट क्या होता है? फॉरेन सेटलमेंट तब होता है कि जब आपका फर्स्ट हाउस, असेंडेंट, और 4th हाउस जो आपका मदरलैंड होता है, जो आपका घर होता है, वो अफ्लिक्टेड होता है। अफ्लिक्टेड यानी पाप ग्रहों का प्रभाव, लाइक राहु, केतु, शनि, स्पेशली राहु, केतु, शनि अगर आपके असेंडेंट में, चौथे घर में, 7वें घर में या 12वें घर में, यहाँ से अगर कनेक्टेड हो रहे हैं, तो एक तरह से हम मानते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट के योग हैं। लेकिन आपको एक योग नहीं, कम से कम 2 कनेक्शन देखने होंगे। जैसे 12th हाउस मैंने क्यों बोला, क्योंकि 12th हाउस आपके असेंडेंट से 12वां होता है, यानी आपको कहीं दूर वो सेटल करने के लिए एक्टिवेट होता है। और जैसा मैंने बताया 9th हाउस जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए होता है। 12th हाउस जो है आपका वो 4th हाउस से 9th होता है। 12वां घर आपके चौथे घर से 9वां घर होगा अगर आप काउंट करेंगे तो, यानी कि आपका जो बर्थ प्लेस है वहाँ से कहीं दूर जाके आप बस जाते हो, ये होगा आपका फॉरेन सेटलमेंट। 7th हाउस क्यों बोला मैंने, क्योंकि असेंडेंट आप खुद हो, 7th आपके सामने वाला है, यानी कि आपका एक सेटलमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैं कृष्णमूर्ति पद्धति से बताता हूँ। असेंडेंट का जो कस्पल सबलॉर्ड होता है उसका कनेक्शन 7th हाउस से या 12th हाउस से होना चाहिए। ठीक, 4th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड होता है उसका कनेक्शन आपके 10th हाउस से, 12th हाउस से या 7th हाउस से भी हो सकता है। अगर ये दोनों प्रॉमिस फुलफिल हो रहे हैं आपकी होरोस्कोप में, तो आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट का योग है। अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष। असेंडेंट का लॉर्ड, मान लीजिए आपका सिंह लग्न है और असेंडेंट का लॉर्ड हुआ सूर्य, सन। आपको लगन के साथ साथ, लगन चार्ट यानी कि D1 चार्ट के साथ साथ आपको D9 भी देखना होगा, 9 मास चार्ट भी देखना होगा। अगर आपका सूर्य आपके D9 चार्ट में कैंसर साइन
कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो आप कर्क राशि को देखोगे तो आपके D1 चार्ट में वो 12th हाउस होगा। यानी कि कहीं ना कहीं से ये प्रॉमिस आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक, आपको असेंडेंट का लॉर्ड कहाँ बैठा है आपके D1 चार्ट में और आपके D9 चार्ट में। D9 चार्ट में कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वो राशि आपके D1 चार्ट में कहाँ पे पड़ती है, ये आपको देखना है। दूसरा देखना है आपको 4th हाउस। अगर 4th हाउस पे आपके राहु केतु शनि का प्रभाव है, 4th हाउस का लॉर्ड आपका 12th हाउस में गया हुआ है, 10th में गया हुआ है, तो भी ये कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन साथ में इसको आपके D9 चार्ट यानी नवांशा चार्ट में भी देखना जरूरी होगा। बहुत सारे लोग अब ये प्रश्न पूछते हैं कि 8वां घर भी कई बार फॉरेन ट्रेवल दिखाता है। 8th हाउस, दोस्तों 8th हाउस जो होता है वो एग्जैक्टली फॉरेन ट्रेवल के लिए नहीं होता है। 8th हाउस होता है कोई डिस्टेंट प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे दूसरे लोग ना हो, दूसरा कोई जाता ना हो, मतलब आइसोलेटेड प्लेस। जैसे 8th हाउस ग्रेवयार्ड को दिखाता है, शमशान को दिखाता है। आप शमशान में जाते हो, आपको थोड़ा डर सा लगता है, या फिर वहाँ पे नॉर्मली लोग आते जाते नहीं हैं, या फिर आप किसी जंगल में चले जाते हो जहाँ पे कुछ मतलब ह्यूमंस हमारी तरह लोग नहीं होते हैं, या फिर आप किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ, तो वो डिस्टेंट प्लेस होता है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, उसके लिए 8th हाउस होता है। फॉरेन ट्रैवल के लिए नहीं होता है। 8th हाउस मेनली ये भी होता है कि आप अंडरग्राउंड हो जाते हो, मतलब आप बिल्कुल डिटैच्ड हो जाते हो, मतलब कट ऑफ हो जाते हो आप लोगों से। ऐसा अब जब जंगल में जाओगे तब भी आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, या फिर आप कोई ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे लोग आते जाते ना हो, वो होता है 8th हाउस। वो फॉरेन ट्रैवल नहीं होता है। फॉरेन ट्रैवल के लिए 7th हाउस, 12th हाउस, असेंडेंट, 4th हाउस, ये 4 हाउसेस आपको देखने होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में और भी डाउट्स हैं या आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, और या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप उसे अप्रोच कर सकते हैं अपनी पर्सनल कंसल्टेशन को लेके। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।